हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट फंडा अमियो बायोलॉजी एजुकेटर आजू कुशवा। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा। ओके, तो अस्थमा कैसे कॉज होता है, इसके टाइप्स, प्रिवेंशन, मेडिसिन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अस्थमा से। तो अस्थमा बेसिकली होता क्या है, एक टाइप का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है जो कि आपकी एयरवे में हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन एयरवे। ठीक है, ठीक है ना। एयरवे हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, नेजल पासेज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपकी नोज से लेके पूरे में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, या फिर जो आपकी एयरवे है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, नैरो हो रही है तो स्वेल हो जाएगी। ओके, और उसमें एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अस्थमा के अंदर। ओके, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखो, अब ये सारी चीज़ें हो रही है, नैरो हो जा रही है, स्वेल हो रही है, एक्सेस ऑफ म्यूकस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिफ़िकल्टी होगी इन ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये होती हैं अस्थमा के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर अस्थमा का अटैक वगैरह अगर हम देखें, और मतलब बुरी कंडीशन कब कब के टाइम पे होती है, तो या तो ये मॉर्निंग में होगी, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, और रात के टाइम पे। ठीक है, रात के टाइम मतलब रात के टाइम पे आप जब रेस्ट ले रहे हो तो ज़्यादा खांसी वगैरह ये सब होती है ना, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी रात के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे। और जैसे आप डेली के अपने जो भी काम वगैरह कर रहे हो तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है, क्योंकि हमारा थोड़ा माइंड होता है ना कि माइंड सेट भी थोड़ा और सारी चीज़ों में बिजी है, तो वो भूल जाता है, एक टाइप से ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर अस्थमा के रीज़न्स देखें क्यों हो रहे हैं, तो इसके रीज़न पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वजह से अस्थमा हो सकता है लोगों को। ठीक है, कुछ एलर्जीज़ हो सकती हैं, जैसे कि किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, तो अस्थमा मतलब बहुत सारी रीजंस की वजह से अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे अस्थमा के। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है कि जैसे पता ही नहीं चलता है लोगों को कि उसको उनको अस्थमा है, तो डायरेक्टली आपको ना अस्थमा अटैक हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में रहते हो, तो बहुत दिन हो गए आपको पता नहीं चला नॉर्मली, बट समटाइम्स क्या होगा, बहुत गंदा अस्थमा अटैक आ जाएगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी हम टाइप्स देखेंगे कि अस्थमा कितने टाइप का होता है। ठीक है, देखो, अस्थमा दो टाइप का होता है। एक होएगा हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक अस्थमा। ओके, अब देखो, एक्सट्रिंसिक अस्थमा कैसे होता है, बाहरी चीज़ों की वजह से हो रहा है कुछ। ठीक है, मान लो एलर्जी की वजह से हो रहा है, जैसे कि आपको डस्ट से एलर्जी हो रही है। ठीक है, वो एक अस्थमा में है, डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आपको अस्थमा हो रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव अस्थमा हो बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जब आपको डस्ट या पॉलन से एलर्जी है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो ओवर रिएक्ट कर दिया। ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर दिया अचानक से। ठीक है, मतलब कि बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, उसने एंटीबॉडी रिलीज कर दी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और कौन सी एंटीबॉडी रिलीज करेगा, दैट इज IgE। ठीक है, ई लग रहा हो मतलब कि एलर्जी के लिए ये वाली एंटीबॉडी रिलीज होती है। ठीक है, तो IgE बहुत एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज कर दी, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, आपकी जो एयरवे में क्या हो जाएगा, एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, अब हम बात करें, सॉरी, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंट्रिंसिक अस्थमा की बात करेंगे। तो ये देखो, ये आपके ये जो भी बाहरी चीज़ होती है ना, डस्ट पॉलन, इससे कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, ये कुछ इंटरनली चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लग जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा म्यूकस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है,
और जब म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा तो म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा क्या बनेगा, ब्लॉकेज सा करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लॉकेज होने लग जाती है, ठीक है। या फिर और क्या हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह होने लग जाते हैं, ठीक है। स्पाज्म क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें डिफ़िकल्टी होती है कि लंग में से ना एयर मूव होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो हो रही थी ना, ऑक्सीजन फ्लो हो रही थी, वो थोड़ी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लंग में थोड़ी, मतलब लंग हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है कि क्योंकि ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। और ये अब होता किस वजह से, या तो आपको एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन दिख रहा है, ओके। तो एस्पिरिन से कोई लोग होते हैं ना कि उसके लिए रेजिस्टिव होते हैं, मतलब उनको उससे एलर्जी टाइप की होती है, ठीक है। तो एस्पिरिन यूज़ की वजह से हो सकती है कि उन लोगों को एस्पिरिन से नुकसान हो रहा है, वो सब चीज़ें एलर्जिक हैं, ठीक है। या फिर आप स्मोक के थ्रू भी हो सकता है ये आपको, ठीक है। स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, आपको दिख ही नहीं रहा है ना। हाँ, स्मोक की वजह से भी हो सकता है। और इसके रीजंस हो सकते हैं, जैसे आप अपसेट हो, ठीक है, सैडनेस, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको अस्थमा अटैक्स और अस्थमा हो सकता है, ठीक है। कौन सा वाला, इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है, ओके। तो इतना समझ में आ गया। अब ये चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम। अब हमने अस्थमा को ना रिक्लासिफाइड किया है 4 टाइप्स में, ओके। तो वो हम चारों टाइप्स देखेंगे कौन कौन से हैं, ओके। सबसे फर्स्ट है हमारा एटोपिक अस्थमा, ओके। एटोपिक अस्थमा, देखो एटोपिक अस्थमा ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा है, ठीक है ना। ये अफेक्ट कर रहा है 70 to 90% ऑफ चिल्ड्रंस को। कितना, 70 to 90% ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। और ये 50% अडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अडल्ट्स 50% अडल्ट्स में देखने को मिलेगा और 70 to 90% चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि जो कि थोड़े बच्चे होते हैं ना, बच्चों में एटोपिक अस्थमा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये होता क्यों है, ये बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपने विंड ब्लोन पॉलन हो गए, ठीक है। मतलब कि पॉलन किसके, फूल वगैरह, ये पॉलन जानते हैं ना। किसी टाइप की ग्रासेस की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और एनिमल डेंडर की वजह से ज़्यादातर हो गए, ठीक है। अब एनिमल डेंडर क्या होता है, देखो एनिमल डेंडर जो उनके फीदर्स ले लो, ठीक है, या फिर हेयर हो गया, या फिर उनकी स्किन, ये सब की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। होता है ना कि डॉग्स के अगर बाल आपके नोज़ वोज में चले जाएं, उनके फीदर्स वगैरह, ठीक है, डॉग्स हेयर, तो उससे आपकी देखा ना नोज़ में थोड़ी इचिंग होने लग जाती है और आपको छींक आने लग जाती है, ठीक है। उसी से अस्थमा हो जाता है, ठीक है। फीदर हो गए, ठीक है, हेयर हो गए और स्किन, ये सब की वजह से आपको अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी पता लगाने के लिए ना, मतलब अगर इसको डायग्नोज करेंगे तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रास्ट, ठीक है। डायग्नोज करेंगे किसके थ्रू, रास्ट के थ्रू। रास्ट की फुल फॉर्म मुझे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो रास्ट को हम बोलते हैं रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट। क्या बोलेंगे, रेडियो एलर्जो, एस से हो जाएगा हमारा, सॉर्बेंट टी से होता है टेस्ट, ओके। रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट किया जाता है। और वो भी हम इसमें क्या पता लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि कौन सी, क्या देखेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ आईजीई देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ आईजीई, ठीक है। कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है कि एलर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एलर्जी है, अस्थमा है, समझ में आ गए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन एटोपिक अस्थमा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर हम आगे का देखेंगे। सो द सेकेंड टाइप ऑफ अस्थमा इज नॉन एटोपिक अस्थमा, ठीक है। नॉन एटोपिक अस्थमा, ओके।
इसको हम कुछ और भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम नॉन एलर्जिक, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने एटोपिक पढ़ा था उसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉन एलर्जिक अस्थमा, ओके। अब देखो ये किसी भी टाइप की एलर्जी, ठीक है, और पॉलन डस्ट किसी भी टाइप की एलर्जी से रिलेट नहीं करता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा, क्योंकि इसमें पॉलन डस्ट का कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कैसा है, लेस कॉमन है। अब मान लो ज़्यादातर लोगों को तो पॉलन वॉलन की वजह से हो रहा था, मैंने कितने बच्चों में बताया था, 70 to 90% चिल्ड्रंस में हो रहा था, ठीक है, 50% अडल्ट अफेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब कि ये और भी कम लोगों को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि और नॉन एलर्जिक है ना, तो पॉलन डस्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए और भी चीज़ों के, मतलब अब वो वाला नहीं हो रहा तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं है, बट ये बहुत कम होता है, समझ में आ गया। अब देखो अब ये होता क्यों है बता रहे हैं, देखो ये किसके थ्रू कॉज्ड होता है, कॉज्ड बाय राइनोवायरसेस, ठीक है, ठीक है, ये लंग को अफेक्ट करता है, ठीक है, राइनोवायरसेस हो गया, ठीक है, या फिर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके। थोड़ा रुकिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा, अभी रुक जाते हैं, ओके। और ये एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है ना। और कौन कौन से पोल्यूशन हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है, ठीक है, ओजोन की वजह से, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वही एयरवे ब्लॉकेज, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो ये हमारा हो गया नॉन एटोपिक अस्थमा, ओके। अब हम देखेंगे ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, तो यहाँ पे स्पेस है तो हम नीचे देख लेते हैं, ओके। थर्ड वन इज ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, ओके। अब देखो ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा क्या होता है, अब हमने ड्रग इंड्यूस्ड बोला है ना। अब मान लो किसी ड्रग की वजह से हमको अस्थमा हो रहा है, पीछे हमने किसी ड्रग के बारे में बात की थी, किसी को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। देखो हमने बात की थी एस्प्रिन की, ठीक है, एस्प्रिन की वजह से किसी किसी पेशेंट को क्या हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, क्योंकि वो मैंने क्या बताया था, एस्प्रिन के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसमें एक तो मेन चीज़ हमने लिख ली, एक दवाई लिख ली, एस्प्रिन सेंसिटिव पर्सन हो गया, ठीक है, उसको अस्थमा हो जाएगा, सेंसिटिव मतलब ड्रग इंड्यूस अस्थमा हो जाएगा, कौन सी ड्रग की वजह से, एस्प्रिन की वजह से, या फिर और भी कोई मेडिसिन वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। और उनको क्या हो जाएगा, पीरियडिक राइनाइटिस हो जाएगा, ठीक है। राइनाइटिस में क्या रहता है, देखो पहली बात तो यहाँ पे आइटिस लग गया, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में आ जाती है स्वेलिंग, ठीक है, समझ दिख रहा है ना यहाँ पे, स्वेलिंग हो गई, ठीक है, रेडनेस आ गया, ठीक है, और थोड़ा सा स्टिफनेस, ये सारे इन्फ्लेमेशन की कॉज है, मतलब इन्फ्लेमेशन में ये सब हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो राइनाइटिस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो भी किस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, टॉन्सिल्स वगैरह में, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ में आपका ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये था, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती है, नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है, ठीक है, यूट्रिकोरिया हो सकता है, ठीक है, और ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ड्रग इंड्यूस अस्थमा में आती हैं, जो एस्प्रिन की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा, चलिए इसको इरेज करके हम आगे चलते हैं। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कैसे, मान लो कोई भी पर्सन जिसको अस्थमा हुआ है या नहीं हुआ है, वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, अरे मान लो कि जहाँ पे वो पत्थर वत्थर की काटना वाटना ये सब रहता है, या फिर कहीं पे गिट्टी वगैरह बन रही होती हैं, ऐसी सारी जगहों में जहाँ पे डस्ट और मिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो लोग मतलब कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, ठीक है, मास्क वास्क लगाएं, लेकिन फिर भी चला जाएगा ना, जैसे कोल माइंस, हाँ, कोल माइंस वगैरह में ये सब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। अभी हम आगे देखेंगे क्यों हो रहा है। देखो जब भी मतलब कोई सांस ले रहे हैं, ठीक है, केमिकल फ्यूम्स ले रहे हैं वो,
अब सांस में केमिकल फ्यूम्स लेना तो नहीं चाह रहे हैं, बट फिर भी आ जा रहे हैं क्योंकि अब वो इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। और कुछ गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, जैसे कि टोलुइन है, ठीक है। टोलुइन ऑक्यूपेशनल अस्थमा करती है, ठीक है, अस्थमा कॉज करेगी, ठीक है। या फिर केमिकल डस्ट ले रहे हैं आप, ठीक है, केमिकल डस्ट, ओके। इसमें आते हैं जैसे कि वुड हो गई, कॉटन, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें, वुड, कॉटन, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं सांस में, सांस के थ्रू जा रही हैं अंदर, कितना भी आप प्रिकॉशंस ले लोगे फिर भी मास्क के थ्रू भी एंटर हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको अस्थमा हो जाएगा, समझ में आ गए, ये सारी चीज़ें हो गई ना, ठीक है ना। अब अगर आप बार बार इसके कांटेक्ट में आ ही रहे हो, अब मान लो कोई केमिकल फ्यूम्स के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, कोल माइंस में काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उनको बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। अब उनको अस्थमा हो जा रहा है, तो अस्थमा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना सांस वांस लेने के लिए, तो इनको अस्थमा अटैक पड़ सकता है, ठीक है। बार बार कॉन्टैक्ट में आएंगे, समटाइम्स आपको ऐसा रहेगा कि सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं बट अचानक से आपको अस्थमा अटैक आ गया है, ओके। अब हम इसकी देखेंगे एटियोलॉजी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम आगे मूव करते हैं, ओके। Now we will discuss about etiology of asthma, okay? तो देखो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अस्थमा की वजह से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मतलब प्रॉपर एविडेंस नहीं है हमारे पास कि मतलब किस चीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। और अगर देखें तो मेनली मास्ट सेल जो होती है ना, वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वही अस्थमा क्रिएट कर रही होती हैं कि सॉरी। समटाइम्स ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिकली भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। अभी हमने ये सारी कॉजेज हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। और मॉडर्न हाइजीन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और आजकल का भाई खाने पीने की वजह तो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है, क्योंकि खाना पीना ही हमारा इतना गंदा है, ओके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको अस्थमा हो सकता है, समझ में आ गया। अब देखो मास्ट सेल क्या करती हैं, एलर्जी कॉज करती हैं, मास्ट सेल्स, ओके। अब देखो मास्ट सेल क्या कर रही हैं, मास्ट सेल ना अब एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। ये ना एक चीज़ रिलीज़ कर रही है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस, ठीक है। साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज़ करेंगे ये, और क्या करेंगे, कीमोकाइंस, ओके। देखो साइटोकाइंस में से भी कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, IFN अल्फ़ा, ओके, और IL फर्स्ट, IL4, ठीक है, ये IL4 बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा के लिए, एंड IL5, IL6, IL8, IL16, ठीक है। कीमोकाइंस में रिलीज हो रहे हैं MIP1 अल्फ़ा, ओके, MIP1 बीटा एंड MCP, ठीक है। ये सारे रिलीज होने की वजह से आपको एक्यूट एलर्जी हो सकती है और एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ओके। इफ़ किसी को अस्थमा हो गया है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहले तो आपको इंडोर मतलब ज़्यादा रहने का ट्राई करना चाहिए, घर से बाहर कम निकलेंगे आप, डस्ट, मिस्ट, बेंडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों के थोड़े कांटेक्ट में कम आएंगे, जिसकी वजह से आपको अस्थमा अटैक वगैरह होने के चांसेस थोड़ी कम होंगे। और आप थोड़ा पेट डेंडर वगैरह से भी अलग रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पेट्स वगैरह मत रखें, अवॉइड करें ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो आउटडोर एलर्जेंस हैं जैसे कि पॉलन और मोल्ड्स, ये सारी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। टोबैको, स्मोक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्मोकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अस्थमा कॉज कर रही हैं, ठीक है। और कुछ कुछ मतलब जहाँ पे हमको केमिकल वगैरह के कांटेक्ट में हमारे वहाँ पे जाना हम कम कर देंगे। और एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट मतलब वही है, कहने वाली बात बस यही हो रही है कि आपको घर में रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, ठीक है। बाकी आप मास्क वगैरह ये सारी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जैसे समटाइम्स क्या कोल्ड एयर की वजह से आपको अस्थमा हो रहा है, ठीक है, खांसी जुकाम हो रहा है, ठीक है, और फियर, कभी डर की वजह से आपको अस्थमा अटैक आ जाता है, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से आ जाता है, ठीक है, और एस्प्रिन दवाई लेने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। समटाइम्स बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करने की वजह से आपको अस्थमा कॉज हो सकता है। इसलिए आप अगर पहले आपको पता है कि एस्प्रिन से अगर आप एलर्जिक हैं तो आप वो पता चल जाता है आपको, ठीक है, तो उससे थोड़ा दूर रहेंगे। ये सारी हम सेफ्टी कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए अस्थमा से, ओके।
अभी हम देखेंगे कि हमारा नॉर्मल हमारा एयरवे है, नेजल पासेज अभी कैसा था अस्थमा होने से पहले और अस्थमा होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। एक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इसे छोटा कर देते हैं। हमको 2 डायग्राम्स बनाने हैं ना। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है एपिथेलियम, ठीक है। ये एक एपिथेलियम की लेयर है। ओके, ये क्या है, एपिथेलियम। ओके, और इसके ऊपर में म्यूकस मेम्ब्रेन होती ही है, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट कर रही है, उसकी वजह से आपका ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे में यहाँ पे दे रखी हैं, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसके नीचे में एक और लेयर आ गई है, ये है हमारा लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। ये वाला जो स्पेस है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, इसे हम बोलेंगे लेमिना प्रोप्रिया। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके नीचे में है, यहाँ पे हैं आपकी स्मूथ मसल्स। ओके, ये क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स। ओके, ये स्मूथ मसल्स हैं। और यहाँ पे फिर कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर कार्टिलेज वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो ये कुछ ग्लैंड्स एंड ये सब क्या है, कार्टिलेजेस वगैरह हैं। तो अभी तो हमारी कितनी अच्छी जो ये नेज़ल पासेज है, ठीक है, मतलब कि एयरवे है हमारा, कितना प्यारा सा दिख रहा है ना। तो ये तो हो गई नॉर्मल एयरवे। अब हम देखेंगे कि अगर अस्थमा हो रहा है किसी को, तो उस पेशेंट का एयरवे कैसा रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा कम भरा हुआ है, अभी बहुत सारा भरा रहेगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, मास्ट सेल, ये सारी चीज़ें भर देंगी ना इसको पूरे को, तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तभी तो ब्लॉकेज होगा, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया। अभी हम इसके नीचे देखेंगे कि अस्थमा होने के बाद कैसा कंडीशन रहती है। ओके, देखो यहाँ पे हमारी क्या थी, ये हमारी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, तो हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। और इसके ऊपर में आपको क्या था, ये म्यूकस की लेयर थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूकस की लेयर ना और बड़ी हो गई है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं तो 2 डायग्राम मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस की लेयर थोड़ी और बड़ी हो गई है, क्योंकि म्यूकस बढ़ गया है, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे यूसिनोफिल्स। कभी भी आप ब्लड रिपोर्ट्स कराएंगे ना, तो आपको न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, ये सारी ज़्यादा मिलेंगी ना आपको, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा मिलेंगे, तो बोलते हैं कि आपको एलर्जी है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जो हमारी क्या थी, ये हमारी थी ना एपिथेलियम थी। एपिथेलियम में आपको यहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी हैं, ऊपर वाली में भी हैं गॉबलेट सेल्स, हम बनाना भूल गए थे, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी हैं। ओके, थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो देखिए अभी हम उनकी वजह से रुक तो नहीं सकते हैं ना। अब देखो इसके नीचे हमारी क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम इसमें भी मिलेगी, क्योंकि वही है ना, लेयर तो वही है। अब देखो यहाँ पे आ गई एक और चीज़, यहाँ पे आपको मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा लैमिना प्रोपिया था, उसमें आपको मैक्रोफेजेस देखने के लिए मिलेंगे बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लैमिना प्रोपिया में आपको मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। आप देखो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स थी, ठीक है, ये हमारी स्मूथ मसल है। ओके, अब यहाँ पे जो नीचे ग्लैंड्स वगैरह थी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आपको ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स नहीं मिलेंगे, ईओसिनोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ईओसिनोफिल्स होंगे, अरे दिख ही नहीं रहा होगा ना, ईओसिनोफिल्स हो गए, ठीक है, ईओसिनोफिल हो गए, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारी आपको देखने के मिलेंगे, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। और मास्ट सेल देखने को मिलेंगी, ठीक है। मास्ट सेल एलर्जी क्रिएट कर रही है ना। अब मान लो ये लेयर देखो हमारी, ये कितनी छोटी है, यहीं से स्टार्ट है, कितनी छोटी है और ये कितनी बड़ी हो गई है, तो नैरो हो जाएगी ना। तो एयरवे नैरो भी हो रही है इसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से
वही फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसी की वजह से अस्थमा कॉज हो रहा है। तो समझ में आ गया, ये हमारा डिफरेंस था इनके लेयर्स में क्या क्या चीज़ें हो जा रही हैं। और देखो म्यूकस मेम्ब्रेन कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी, इतने में म्यूकस सिक्रीट हो गया है, ठीक है, म्यूकस बढ़ गया है, तो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट कर रही है, लेयर ज़्यादा बड़ी हो गई है, नैरो हो गई है। तो ये सारे डिफरेंस हमने देख लिए हैं, बहुत ईजी हो गया ना अभी समझना है यहाँ पे। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। ओके, तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम क्या क्या देखेंगे। कफिंग हो सकती है, ठीक है, अब देखो शायद से क्लियर नहीं आ रहा, विजुअल है, ओके। तो क्या हो जाएगा, कफिंग होगी, ठीक है। तो वीजिंग का मतलब क्या होता है, घरघराहट होती है ना, घ घ घ ऐसे करके आवाज़ साफ नहीं निकलती, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और मतलब वही रिस्पिरेशन के टाइम पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ब्रीथलेसनेस होगी, ठीक है। ब्रीथलेसनेस क्या होता है, सांस लेने में थोड़ी सी रुकावट होगी, ठीक है, सांस लेने में आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है। और आपको पेन और चेस्ट पेन भी फील हो सकता है। अब जब सर्दी होगी, कोई चीज़ है सर्दी टाइप का ही है, ठीक है, उसमें आपको पेन तो होगा ना, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, और सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स वगैरह हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो समटाइम्स क्या होता है, सिम्टम्स ना सभी में सेम नहीं रहते, समटाइम्स सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, क्योंकि रीजंस भी वेरी कर रहे हैं ना अस्थमा होने के। तो किसी किसी में क्या होता है, कभी कभी सिम्टम्स दिखते नहीं है, बट सडनली आपको ना एक अस्थमा अटैक आ गया, ठीक है ना, उसके बाद में आपको चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मान लो कि अब किसी को अस्थमा है तो हम बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मैंने पहले भी कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, एस्प्रिन, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिन कि हम कौन कौन सी मेडिसिन और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब लॉन्ग टर्म में अस्थमा हमको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन्स लेंगे, मेडिसिन्स में इनहेलर, ये सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो जब हम इनहेल करेंगे, कुछ कॉर्टिकोसॉइड्स हैं, उनके नाम मैं बताऊंगी, ठीक है, इनहेल्ड कॉर्टिकोसॉइड्स, ठीक है, ओके। देखो एक तो आता है, इसका नाम है बुडिस्नॉइड, ठीक है, बुडिस्नाइड, बुडिस्नाइड है, ओके, बुडिस्नाइड, ठीक है, फ्लूसिनोलाइड, ठीक है, और फ्लूटिकेसोन, ठीक है, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी अजीब अजीब नाम है, ठीक है, मोमटेसोन, ठीक है, फ्लूटिकेसोन, ठीक है, फ्लूटिकेसोन इधर भी लिख रहे हैं, फ्लूटिकेसोन, ठीक है, इस टाइप के इनहेल करने वाली सारी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर हम दूसरे टाइप में यूज़ कर सकते हैं, हम दिख रहा है, ओके, तो दूसरे में हम यूज़ कर सकते हैं ल्यूकोट्रियंस, ठीक है, ल्यूकोट्रिन, ठीक है, मॉडिफायर्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये ना थोड़ा सा जो क्या रहता है, अस्थमा रहता है ना, सांस लेने में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रही है ना आपको, ब्लॉकेज को थोड़ा सा कम कर रहे हैं ये, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ चीज़ आ जाते हैं जैसे कि जिल्यूटॉन, ठीक है, एक आता है जिल्यूटॉन, ठीक है, जिल्यूटॉन हो गया, या फिर जेफिर्लुकोस्ट, जेफिर्लुकोस्ट, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनहेल करने वाले बता दिए, ये बता दिए, अभी पहले इसको इरेज करते हैं। और हम यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे कि फॉर्मोट्रॉल हो गया, ठीक है, फॉर्मेट्रॉल हो गया, ठीक है, या फिर साल्मेट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इनहेलर है और जो कि क्या करता है, ब्लॉक्ड एयरवे को, ये सारी चीज़ें, ये ब्लॉक्ड एयरवे को क्लीन करने में थोड़ा सा काम करेगा, इससे कि आपको ब्रीथिंग में कम परेशानी होगी, ओके। अब कुछ भी चीज़ें कॉम्बिनेशन इनहेलर्स हैं, हम अब इनहेलर्स देख लेंगे कुछ, ठीक है। ये भी कुछ इनहेलर्स की फॉर्म में ही आते हैं, पर कंबाइन वाले इनहेलर्स अब देखेंगे, ठीक है, मतलब 2-3 दवाइयों से मिलके बने, जैसे कि फल्टिकेसोन और साल्मेट्रॉल को साथ में मिला के एक इनहेलर बना दिया जाता है। अब ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा अस्थमा प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा अटैक ज़्यादा आते हैं, तो ये उनके लिए है, फल्टिकेसोन प्लस के क्या, साल्मेट्रॉल, ठीक है, ये दोनों मिला के एक इनहेलर बना दिया, ठीक है, या फिर बडेसोनाइड हो गया, ठीक है, प्लस के फॉर्मेट्रॉल, ठीक है, ये सारे को मिला के एक इनहेलर बना दिया, ठीक है, समझ में आ गए। अब ये हो गए हमारे लॉन्ग एक्टिंग बीटा
एगोनिस्ट। ओके, अब हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थियोफ्लाइन हो गया, ठीक है, ये भी मतलब एयरवे को रिलैक्स कर देता है, ठीक है, थोड़ा क्लीनिंग में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका ब्रोंकोडायलेटर बोलेंगे इनको, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करेंगे क्विक रिलीफ के लिए, या फिर समटाइम्स किसी को अस्थमा अटैक आ गया, तो हम उस टाइम पे उसको तुरंत ही हम क्या देंगे जिससे कि उसको आराम पहुंचे, तो उसके लिए हम आप वो दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, एल्बिट्रॉल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, इप्राट्रोपियम, ये सारी चीज़ें हम देते हैं, ठीक है। फिर कुछ आ जाती हैं एलर्जी मेडिकेशंस में हम ले सकते हैं, एलर्जी शॉट्स होते हैं, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यही पूरा अस्थमा का था। आई होप तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, और आप न्यू हैं वीडियो पे, देन सब्सक्राइब करेंगे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।